स्वागत है आप सभी का 10 का दमदार ट्रेड में। आज 10 का दमदार ट्रेड में बातचीत करेंगे आज मार्केट्स के स्ट्रक्चर पे। और जैसे कि हर्षदा ने कुछ देर पहले बताया था कि आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में दिनशॉ ईरानी हमारे साथ सीईओ हीलियस इंडिया के मौजूद होंगे। साथ ही साथ हमारे साथ सचितन उत्तेकर ट्रेड बुल्स के जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए, और विकास आलू के ये दो मेहमान जुड़ेंगे निफ्टी के स्ट्रक्चर, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ अपनी दो टॉप कॉल्स लेकर रहे। एक बार इंडस्ट्रीज को देखिए, बैंक निफ्टी नाउ डे लो। अब बैंक निफ्टी अपने ऑप्शन बेस को, और जान लीजिएगा जनाब, बैंक निफ्टी अब अपने 20 डेमा को वॉलेट करता हुआ, यस एग्जैक्टली यही नंबर 43129 20 डेमा है। तो इस वक्त की जो बड़ी हाईलाइट है एट 10, मतलब अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, कि बैंक निफ्टी नाउ स्लिपिंग बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो कल नहीं हुआ था, जो परसों नहीं हुआ था, वो आज होता हुआ। कंप्लीट वीकनेस आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी डे लो, निफ्टी आईटी लेके आइए। अब जो निफ्टी आईटी का नुकसान है वो करीब करीब 400 अंकों का होता हुआ। निफ्टी आईटी फ्रेश अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इस वक्त नवंबर दिसंबर का लो देखता हुआ आपकी स्क्रीन पे 28,165। सचिन गुड मॉर्निंग। हालांकि इस मंगलवार में अगर आप देखें उत्साहजनक कुछ नहीं है। अगर आप शॉर्ट नहीं थे तो, या फिर शॉर्ट सुबह किया है तो आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आपका निफ्टी बैंक पर व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। क्लियरली यहाँ पर आई थिंक सेलिब्रेशन करना ही चाहिए, बिकॉज पिछले 2 हफ्तों से अगर हम लगातार अपना स्टांस देखें, वही हमने स्टांस आपके चैनल पे भी बार बार दोहराया है कि मार्केट में एक लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन ही रखना है, क्योंकि काफी क्लासिकल ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन एविडेंट रहा है इस सीरीज के शुरुआत से। तो जिस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरली तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन हासिल हो चुका है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे 18,000 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है ये जो सीक्वेंस चल रही है एक हायर टॉप हायर बॉटम की, वो कहीं जाकर थम चुकी थी, एंड एक क्लासिकल चेंज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, एटलीस्ट ऑन द डेली स्केल। तो जिस तरीके से निफ्टी प्लेस्ड है, क्लियरली 18,000 18,060 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी शॉर्ट पोजीशन बनाने की तरह होगी। कल के सत्र में एक अच्छा पुल बैक हमने देखा था निफ्टी पर, बट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की थी। इनफैक्ट अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को भी इसने निकाला नहीं था। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से अभी भी यहाँ पर शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 18,340 का लगाना है। थोड़ा सा मैं लंबा यहाँ पर दे रहा हूँ ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से फिलहाल ये स्ट्रक्चर है, लगभग 18,000 18,060 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आता। तो क्लियरली निफ्टी में तो यहाँ पर बिकवाली की ही सलाह होगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी बैंक निफ्टी में भी जो एक आउट परफॉर्मेंस थी, मुझे लग रहा है इस हफ्ते में वो आउट परफॉर्मेंस कहीं जाकर थम चुकी है, एंड 43,000 का जो एक बेस था, वो बेस शायद यहाँ पर वायलेट होना चाहिए। 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की थी। मुझे लग रहा है इस हफ्ते में शायद वो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी भी हासिल हो जाएगी, एंड लगभग 42,000 के पहले वहां पर भी कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आता। तो यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह होगी। पोजिशनल स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 43,440 का आपको लगाना चाहिए। ओके, तो 43,000 को टेस्ट करेगा। 42,000 की तरफ तेजी से गिरता हुआ निफ्टी बैंक, और 18,060 का टारगेट इस समय सचिदरन दे रहे हैं। एशियाई तस्वीर एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पर स्थिति संभली है या नहीं, उसका जायजा ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट जब हमने देखा था 700 पॉइंट नीचे आपका निक्केई ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, और अभी भी 735 अंकों की गिरावट पर ही ट्रेड है। तो वहां पर रिकवरी के कोई आसार नहीं बनते दिखाई दे रहे हैं, और यही इनफैक्ट वो फियर फैक्टर है कि ग्लोबली सिचुएशन बिगड़ रही है। डाउ फ्यूचर्स वीरो 200 पॉइंट नीचे बाय द वे। डाउ फ्यूचर्स अगर 200 पॉइंट नीचे है, नेस्डैक फ्यूचर बताइए हर्षदा। नेस्डैक फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे। नेस्डैक के लिए अगर आप देखें काफी खराब परिस्थिति है। हर्षदा एक चीज याद रखिएगा, नेस्डैक का फर्स्ट इंस्टेंस में जून 2022 का लो था 10,560, जो इसने कल वॉलेट कर दिया, और अक्टूबर का यानी 10वें महीने का लो था करीब करीब 10,060। यानी उस चीज के सर्कमस्टेंसेस काफी बन रहे हैं। मैं इसीलिए आई थिंक सुबह सुबह कह रहा था कि जिस तरफ निफ्टी आईटी करवट ले उसी तरफ ट्रेड कीजिएगा। अब करीब करीब 450 अंकों की गिरावट है निफ्टी आईटी जी हाँ, क्लियरली कोलैप्स होता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दिया है। विकास सालों के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मैं आपकी ट्रेड्स लूंगी, लेकिन निफ्टी आईटी पर कोई व्यू है इस समय? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हाँ, कल भी मैंने लास्ट के कमाई के अड्डे पे मैंने बोला था कि आईटी सेक्टर जो है वहां पे मुझे वीकनेस लग रहा है, और आईटी इंडेक्स भी यहाँ पे हमने देखा है कि एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन था उसमें वो भी ब्रेक कर चुका है। तो
यहाँ पे क्लियरली आईटी का जो सेक्टर है ओवरऑल यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है। नीचे में मुझे लगता है अभी नेक्स्ट इमीडिएट जो सपोर्ट इसमें देखने मिलेगा वो 28,000 के आसपास का है। अगर वो भी ब्रेक करता है तो आईटी इंडेक्स में जो एक सेल ऑफ है वो कंटिन्यू होते हुए 26,750 एक नीचे में वापस एक मेजर सपोर्ट जोन देखने मिल सकता है, बट वहां तक एक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जो है आईटी सेक्टर में देखने मिल सकता है। इसलिए मैंने कल भी टीसीएस को सेल कॉल जनरेट किया था एंड ऑफ द डे में लास्ट में जाते जाते। और आज का भी मेरा जो ट्रेड है उसमें पहला आईटी टीसीएस ही है। टीसीएस में मुझे अभी भी लगता है कि एक स्ट्रांगली एक फॉल यहाँ पे कंसीडर हो सकता है। नीचे में एक अच्छा खासा एक फॉल देखने मिल सकता है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट थे उसने वो ब्रेक कर चुका है, तो 3080 3070 के टारगेट यहाँ पे टीसीएस में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ऊपर में 3260 के आसपास का एक रजिस्टर यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो उसके आसपास एक स्टॉप लॉस रख के वहां पे टीसीएस को सेल करके जाना चाहिए। अगर इंट्राडे में भी थोड़ा भी बाउंस होता है तो भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे एक डाउन साइड फॉल देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा रहेगा बैंकिंग से। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक मुझे वीक लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन से हमने देख रहा है कि 9-10 के नीचे ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे ही रह रहा है, तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे एक वीकनेस यहाँ पे देखने मिल सकती है। जो बैंक निफ्टी में जो वीकनेस देखने मिल रही उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे करते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 878 के आसपास का टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में आते हुए देखने मिलेगा और ऊपर में जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 912 का है, तो 912 का स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए फ्यूचर्स के लेवल में बोल रहा हूँ, और 878 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने आईसीआईसीआई बैंक में एक शॉर्ट कॉल 878 के टारगेट के लिए मंदी करें। और टीसीएस जो कल भी दोपहर में हमने कहा था कि आप बिकवाली करके चले, विकास का ही कॉल था, वही ट्रेड को दोबारा दोहरा रहे हैं। 3080 के लिए ये फिलहाल एक शॉर्ट है। सचिदानंद, आपने इंडेक्स पर एक व्यू दिया था, लेकिन इस समय के ट्रेड्स क्या हैं? जी अर्शदा, यहाँ पर मेरी भी सलाह आईसीआईसीआई बैंक पे नेगेटिव भी है। इनफैक्ट 940 के आसपास से ही हम इस पे एक नेगेटिव व्यू से ट्रेड्स इनिशिएट करते आए हैं। एंड क्लासिक यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है जहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो चुका है, एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। एंड जिस तरीके से इस पर्टिकुलर पैटर्न के टारगेट है, लगभग मेरी भी टारगेट सिमिलर है 870 के आसपास। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए एंड स्टॉप लॉस आपको 914 के आसपास लगाना है ऑन द फ्यूचर्स। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार में है, यहाँ पर अगर हम स्टील के बारे में बात करें तो कहीं पर भी मेजर वीकनेस अभी तक माउंट नहीं हुई है, बट जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से डेटा है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइंस है, उसमें से जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लग रहा है एक दबाव बन सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। 746.30 का होगा स्टॉप लॉस एंड एक मोमेंटम टारगेट होगा अराउंड 725 का। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी मेटल इंडेक्स सर आप देखें आपका वीक पड़ता हुआ थोड़ा सा, आई मीन स्पेशली चाइना इशू कर आप देखें मेथड्स को थोड़ा सा हरकत में रखेंगे ऑन द शॉर्ट साइड। चलिए अब एक काम करें, मार्केट्स अभी भी अगर आप देखें लो की ट्रेजेक्ट्री में है, बट निफ्टी बार बार अगर आप देखें 18,200 की ट्रेजेक्ट्री में जाके थोड़ा स्थिर हो रहा है और बैंक निफ्टी करीब 43,080 की जोन में जाके। अब यहाँ से बातचीत का जो अंदाज है थोड़ा सा बदलेंगे। अब बात करते हैं आउटलुक 2023 के लेकर, और इस श्रृंखला में हमारे साथ आज मौजूद होंगे दिनशॉ ईरानी, सीईओ हीलियस इंडिया के बातचीत करने के लिए अपना व्यू 2023 के लिए प्रस्तुत करेंगे। दिनशॉ जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस नए वर्ष में जाते जाते अगर आप देखें थोड़ा सा बाजार प्रेशर फील कर रहे हैं। बहुत सारे अगर आप देखें डायमेंशंस हैं इस वक्त जो चिंता का विषय बने हुए हैं। नैस्डैक, भारत में निफ्टी, आईटी कंपनियां, उनके अगर आप देखें आउटलुक्स में रेवेन्यूज़ के अगर आप देखें गाइडेंस को थोड़ा ट्रिम करना, आपके रेट्स काफ़ी हायर लेवल्स पे आना। आप 2023 को सर इक्विटी के प्रोस्पेक्टिव से अप्रोच कैसे कर रहे हैं? माइंडसेट क्या रखना चाहिए अपना? पीयूष जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड योर टीम ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग। वीरू जी, देखिए एक चीज तो आप समझ लीजिए कि मार्केट जो नए वर्ष को एंटर कर रहा है वो है एट हिस्टोरिक हाई लेवल्स एंड वैल्यूएशन आल्सो हिस्टोरिक हाई लेवल्स, राइट। ये दोनों कॉम्बिनेशन है जो नॉर्मली अच्छे नहीं होते हैं, बट नॉर्मल अच्छे होते हैं अगर जो अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी होती है, इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, पर वो भी नहीं हो रहा है। तो आप देखिए कि अगले साल एटलीस्ट पहले हाफ के लिए एक तो इंटरेस्ट रेट्स हाई पे रहेंगे, इन्फ्लेशन भी कुछ कम होते हुए नजर नहीं आ रहा, इट विल रिमेन एट दोज लेवल, सस्टेन करेगा थोड़ा बिफोर फॉलिंग ऑफ। तो हमें ये लग रहा है, और ये बाय द वे एक चीज समझ लीजिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हाई वाले
लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पिछले 13-14 साल से था, तो उसके चलते जो वैल्यूएशंस थे वो काफी हद तक खिंच गए थे, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वैल्यूएशंस नॉर्मली गो अप, राइट, एंड हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वैल्यूएशंस गो डाउन। तो ये जो करेक्शन जो होगा आपका जो वैल्यूएशन का, मे बी अर्निंग्स स्टिल सस्टेन कर लेंगे, बिकॉज काफी सेक्टर है इंडिया में जो इंट्रिंसिकली ग्रोथ दिखा देंगे आपको, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया या कंजम्पशन सेक्टर हो गया, ये सब सेक्टर्स में ग्रोथ दिख जाएगा। लेकिन फिर भी वैल्यूएशन में करेक्शन जो होगा उसके चलते आपको शायद पहले हाफ में, एक्चुअली हम तो यही बोल रहे हैं हमारे सब इन्वेस्टर, और पहला हाफ मतलब कैलेंडर का पहला हाफ, कि थोड़े समझ जाइए, टाइम करेक्शन बेस्ट केस सिनेरियो दिखता है, बेयर रन भी आ सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमने बोला कि इंडिया का इंटरनेट स्ट्रेंथ है अर्निंग्स का, तो इसके चलते नहीं आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा संभल के करना पड़ेगा आपको, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही आपको देखने पड़ेंगे और वहीं पे आपको कॉल लेना पड़ेगा। और हमें तो ये लगता है कि ये स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा, और वहां पे भी जिन्होंने ये सिनेरियो पहले देखे हैं, अभी मैं जैसे बोला 13-14 साल से इंटरेस्ट रेट गिर ही रहे हैं, तो शायद ही आपको ऐसे मार्केट में इतने दिग्गज मैनेजर मिले जो जिन्होंने ये राइजिंग इंटरेस्ट रेटों में मैनेज किया होगा फंड, तो वो आपको देख के करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप देखें, आपने शायद जो भावनाएं हैं उनको धरातल पे ला के रख दिया। अगर किसी भी निवेशक की या ट्रेडर की भावनाएं बहुत उड़ उड़ के अगर आप देखें उड़ रही थी और मचल रही थी, तो प्लीज़ 2023 को आपको थोड़े से कॉशियस नोट पे अगर आप देखें अप्रोच करना चाहिए। सर, ये 2022 का पूरा पुल बैक, स्ट्रेंथ और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को स्पॉन्सर किया बैंक्स ने। बैंक्स ने नो डाउट, अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया, एक्सिस बैंक स्टिल एट ऑल टाइम हाई, एसबीआई एट ऑल टाइम हाई। बट अब बैंक्स पे आपका आउटलुक क्या है? अगर मैं सीरियसली बहुत अच्छा पैसा बना चुका हूं, तो क्या मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट यहां पे कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, इस बात को कंसिडर करते हुए कि शायद CY23 के शुरुआती 6 महीने में या 3 महीने में आपके NIMs अब टॉप आउट हो जाएंगे। अब NIMs यहां से शायद ना बढ़े, जब SBI एक ट्रांच में 0.65% का डिपॉजिट रेट बढ़ा रहा है। आपका व्यू बैंक्स पे सर? कि बैंक्स में काफी, जैसे आपने बोला, पूरी रैली जो थी 2022 की बैंक्स से लेडी थी, पर अभी यहाँ से आप देखिए कि आगे क्या देख रहे हैं आप। आगे हमें तो ये लगता है कि इंडियन इकोनॉमी जिस तरह चल रही है, शॉर्ट टर्म में आप जो कॉल लेना है ले सकते हैं। जैसे आपने बोला कि काफी पैसा कमा लिया, तो थोड़ा आप थोड़ा लिक्विडेट करके थोड़ा और मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पर लॉन्गर टर्म में क्या देखते हैं, मिड टू लॉन्ग टर्म में आप, मिड टू लॉन्ग टर्म में ये देखिए कि एक तो इकोनॉमी में ग्रोथ निश्चिंत है हमारी, जैसे मैं पहले भी बोला थे, और हमें तो ये लगता है कि एक तो आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग पिकअप हो जाएगा, और दूसरा इंटरनल कंजम्पशन ओनली विल पिकअप एंड ड्राइव द इकोनॉमी। तो अगर जब आप ये सब ट्रेंड देखें दूसरे मार्केट्स में, जब ये ऐसे मूव आए थे, लाइक 2-3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन क्रॉस हुई थी इकोनॉमी, जो प्रॉब्ली यूएस में हुआ था मिड 70s में, और चाइना में हुआ था अराउंड अर्ली 2000s, विच वर लेड बाय कंजम्पशन। तो वहां पे आप देखिए तो बैंक सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट हुए थे, बिकॉज वो लोग ना ही कंजम्पशन भी फंड करते हैं और ऑल्सो केपेक्स फंड करते हैं। तो आप देखिए कि अभी जो केपेक्स साइकिल हो रहा है प्राइवेट सेक्टर का, और गवर्नमेंट का तो चालू ही है एक्चुअली। ये साल जब बजट प्रेजेंट होगा, शायद गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसे ही रहेंगे टू इन्वेस्ट इन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कोविड लेड एक्सपेंडिचर चले गए हैं, वन टाइम फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो चलेगी, तो कोई 3-1 लाख उनके पास एक्स्ट्रा ही रहेंगे टू फंड दिस काइंड ऑफ अ केपेक्स। 3 लाख तो पूरे नहीं करेंगे, शायद 1.5 और 2 लाख भी कर दे, करोड़ तो कर दे, तो वो भी अच्छा है। तो उसके चलते बैंकिंग सेक्टर तो हमें तो लगता है कि आगे चल के बहुत ही अच्छा करेगा। निम्स का जैसे आपने बोला प्रॉब्ली पीक आउट हो जाएंगे पहले हाफ तक, लेकिन बियॉन्ड दैट सस्टेन करने के लिए आपको मोमेंटम चाहिए इन योर टर्म लोन्स वगैरह, तो वो सब आई थिंक बढ़ने लगेंगे और वहां से आपको ग्रोथ दिखेगा ज्यादा। दिनशॉप, गुड मॉर्निंग। पिछली बारी जब हम आपसे बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी पर, आपने कहा था कि यहाँ पे दबाव जारी रहेगा, और आज हमने देखा है एक बार फिर निफ्टी आईटी जिस तरह से बिखर रहा है। एक्सेंचर से जो अपडेट्स देखने को मिले हैं, क्या ये एक वाइप आउट ईयर साबित हो सकता है 2023 आईटी कंपनियों का, या फिर सेकंड हाफ में कुछ उम्मीद है कि रिवर्सल्स देखने को मिले, क्लाइंट एक्शन थोड़ा सा बेहतर हो, कॉन्फिडेंस आए कमेंट्री में? क्योंकि अब तक कमेंट्री काफी फीकी रही है और अब बिगड़ने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं।
आशा जी, एक्चुअली आपने बराबर बोला कि हमें तो ये लगता है कि ये आईटी सेक्टर में जो बिचवाली आई है या तो जो प्रेशर फॉर्म हो रहा है वो सेक्टर में, वो जारी रहेगा। मुझे नहीं लगता कि पहले हाफ तक सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि एक्चुअली दिसंबर एंड के जब रिजल्ट आएंगे तब मैनेजमेंट शायद एक कॉशियस कमेंट्री देना चालू करे। अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो बोलते भी हैं कि अभी तो हमें स्लो डाउन दिख नहीं रहा है, लेकिन इंक्रीजिंगली कंसर्न्स आ रहे हैं जब क्लाइंट से बात करो तो। इनफैक्ट कल ही एक रिपोर्ट पढ़ी जहाँ पे बोले कि क्लाउडिफिकेशन जाने की बातें अभी कम हो रही हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही मार्च के नंबर आएंगे, ये तो दिसंबर के नंबर में तो आपको कॉशन दिखना चालू हो जाएगा मैनेजमेंट कमेंट्री में, लेकिन जब मार्च के नंबर आएंगे उसके बाद जब एक्चुअल प्रोजेक्शन आएंगे अगले साल के, ऑलरेडी आप ये ध्यान में रखिए कि अगले साल के जो कांस्टेंट करेंसी FY24 के कांस्टेंट करेंसी एस्टिमेट्स हैं वो दे कट डाउन टू 7-8%। दिस इज अभी मैं तो एग्रेसिव नंबर बोल रहा हूँ 7-8%, कहीं तो मैंने 5-6% भी देखा है। तो अगर जो वैसा होगा और मैनेजमेंट जैसे इन्फोसिस तो आपको फुल ईयर का टारगेट दे देगा ग्रोथ का कि वो दे एक्सपेक्ट, तो अगर जो वहां पे आपको पुल बैक दिखे तो ऑब्वियसली एक वैल्यूएशन करेक्शन तो है। ऑलरेडी काफी वैल्यूएशन करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए कि प्री कोविड लेवल से अभी भी वैल्यूएशन कोई 35 से 40% प्रीमियम पे है। तो हमें तो लग रहा है वहां कंप्रेशन आएगा। जैसे हमने बोला पूरे मार्केट में हमें लग रहा है कि एक वैल्यूएशन कंप्रेशन बाकी है, क्योंकि एक ब्रीदर चाहिए बाजार को, और अगर जब ब्रीदर भी आ जाए तो वैल्यूएशन कंप्रेस हो जाते हैं। पर यहाँ पे तो हमें एक्चुअल ड्रॉप दिख रहा है प्राइसेस में, बिकॉज वहीं से आपको वैल्यूएशन कंप्रेशन दिखेगा। 24 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस में 7 से 8% का ट्रेंड। आईटी मतलब फाउंडेशन हिल जाएगा स्टॉक्स। न्यू डेफिनेशन इज इन ट्रबल है, आईटी इन ट्रबल। अच्छा, एक और चीज़ सर, मुझे याद आता है, आई थिंक हम सब ने जब अपना पहला घर लिया था या फिर लिया होगा, आई मीन उस वक्त मैंने कैसे फर्स्ट हाउसिंग लोन हर्षदा लिया था 11.5 पे, ठीक है। अब सडनली CY22 के शुरू में हेडलाइंस थी 6% पे हाउसिंग लोन ले जाओ, अब वो जा रहा है 9.1। काफ़ी सब्सटेंशियल हाइक हुआ है। सर इसका रियल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और 23 के लिए अगर शायद मार्च तक जाते जाते अगर फरवरी में फिर एक रेट हाइक हुआ या फिर मार्च में फिर हुआ, तो शायद ये हाउसिंग लोन 10.5 तक तो पहुंच ही जाएगा। तो ऐसे में आपका रियल स्टेट पर व्यू क्या है सर? क्योंकि रियल स्टेट ने भी 22 में मजा लिया था और होम इम्प्रूवमेंट ने भी मजा लिया था पूरा। सही बात बोली आपने। तो हमें भी यही लगता है कि रियल एस्टेट एक्चुअली जो मिड इनकम और लो इनकम जो हाउसिंग था वहां पे तो बहुत ही मोटा इम्पैक्ट आने वाला है। बिकॉज आप ये देखिए कि वहां पे जो EMI हैं, जैसे आपने बोला 6 का अभी 9-9.25 हो गया है, तो 50% ग्रोथ हो गया आपके पे आउट्स में। तो ऑब्वियसली वहां पे तो पेन फील ही होगा। और एक्चुअली अभी भी याद देखिए कि कंजम्पशन में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आपका मिड इनकम लेवल का ही प्रॉब्लम हो रहा है, मिड टू लो इनकम लेवल का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ग्रोथ नहीं आ रही है वहां पे भी। आई मीन आप रेगुलर FMCG सेक्टर वगैरह में, तो ये तो लेके तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। इसलिए हमें ये लगता है कि एक जो आपके साउथ के जो सारे रियल एस्टेट प्लेस है वो मोर डिपेंडेंट ऑन IT सेक्टर। जैसे पूरा बैंगलोर का हाउसिंग वाज मोर ऑफ IT सेक्टर, तो वहां पे तो पूरा एक इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा, जहां पे भी लग्जरी हाउसिंग है शायद आपको वहां ज्यादा ना इम्पैक्ट दिखे। जैसे कि हमने पहले भी बोला था आपको कि लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एस्पिरेशनल लग्जरी वगैरह में तो काफी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि हायर इनकम लेवल वाले लोअर इनकम लेवल, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द स्टोरी। पर एनीवे, तो उसके चलते आपको शायद जो लग्जरी लेवल में या रिटेल में है तो वो सबको आपको शायद ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। इसलिए आपको वो रियल एस्टेट प्लेयर देखना चाहिए जो जिसका पोर्टफोलियो रिटेल की तरफ है, रेंटल इनकम है रेगुलर, एंड ही इज मोर ऑफ अ लग्जरी प्लेयर। तो मतलब जैसे मेट्रो में हो गए 2-3 जो प्लेयर हैं बड़े वाले, शायद उनको ही देखना चाहिए। उसके बियॉन्ड तो बहुत ही मुश्किल है टू सस्टेन दिस रनिंग। दिलशाद जी, जब पिछली बारी 2 हफ्ते पहले आपसे बात हो रही थी दोपहर में, आपने कुछ स्टॉक्स की बात की थी जो शायद आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं नए निवेश के लिहाज से। क्या वो पैसा लग गया है और यू आर स्टिल वेटिंग इट आउट? नहीं जी, वी आर स्टिल वेटिंग इट आउट। कि हमारा, जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 नए फंड लॉन्च हुए हैं, तो
के लिए तो हमें काफी बाइंग करनी है, तो इसके लिए आराम से हो रहा है जो हो रहा है. So I won't be able to disclose any names. No, fair enough. I've decided कि मैं कभी नेम डिस्क्लोज ही नहीं करूंगा अभी से. नहीं, जब आप फंड में ले ले तब बताइएगा. अच्छा, मैं ये बेसिकली पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि इस समय फिर पैसा अगर आप एलोकेट करेंगे, क्योंकि अब ये स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा, तो कितने चांसेस हैं कि आपको वैल्यू मिड कैप्स में भी देखने को मिल रही है, या फिर ये जो ऑनगोइंग फिर से करेक्शन मार्केट में शुरू हो चुका है वो फिर कुछ अट्रैक्टिव लेवल्स पर दिग्गजों को ले आएगा? हर्षदा जी, एक्चुअली अभी जो दिखेगा आपको वैल्यू मिड कैप में ही दिखेगा. मुझे नहीं लगता कि लार्ज कैप में इतना ज्यादा करेक्शन. इनफैक्ट हमें तो लग रहा है कि टाइम करेक्शन आपको दिखना चाहिए इंडेक्स में, जो हमारे नैरो इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50 वगैरह, ±5% यहाँ वहाँ चले जाएंगे, चलते रहेंगे. लेकिन मेन आपको जो दिखेगा वैल्यू विल बी मिड कैप स्मॉल कैप. तो हमारा अभी फोकस अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें दिखेगा वैल्यू बिल्डिंग होते हुए ये सेक्टरों में, तो हम तो उन्हीं सेक्टरों को देख, मतलब उन्हीं स्टॉक्स को देखने वाले हैं. और हमारे टारगेट में रडार में काफी हैं. मेनली जो सेक्टर मैंने आपको पहले भी बता दिए थे, जैसे बैंकिंग में है, एनबीएफसीज में है, कंज्यूमर सेक्टर्स में है, मेनली डिस्क्रिशनरी एंड एस्पिरेशनल लग्जरी, ये सब सेक्टर्स में हमारे बने हुए नजर बनी हुई है. देख रहे हैं कि कब हमारे लेवल पे आता है और कंफर्ट बिल्ड होता है, तो तब देख लेंगे. विश्वास साहब, ये एक चीज़, आई मीन 23 का बेस्ट शॉट क्या होगा, या फिर क्या हो सकता है लाइकली टू बी? आई मीन हम बात कर रहे हैं रेट हाइक की, सब्सटेंशियली हायर रेट, और रियल स्टेट में अगर आप देखें थोड़ा बहुत धीमापन, और चाइना इशू, क्या मैटर्स हो सकते हैं? हालांकि अभी भी जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अगर आप देखें यही चल रहा है कि ये चार्ट, ये इंडेक्स अभी भी अगर आप देखें अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है. निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या एक प्रेफर्ड शॉट या फिर प्रेशर मेटल्स में आ सकता है यहाँ से 23 में? जी देखिए, अगर जो ग्लोबल स्लो डाउन हुआ तो कमोडिटी सारी है, नॉट ओनली मेटल, सारी जो ग्लोबल ड्रिवन कमोडिटीज है उनमें इशू हो सकता है. लेकिन बहरहाल इंडिया में जो होने वाला है वो इंटरेस्ट रेट, जैसे आपने बोला हाई इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं. एक लॉन्ग शॉर्ट फंड है तो हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं वहां पे. तो जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गए, जो पिक टिकट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, वहां पे आपको दिखेगा थोड़ा जहाँ वैल्यूएशन ऑल्सो स्ट्रेस्ड है, तो ये सब सेक्टर्स हैं वो वहां पे. फिर ऑटो सेक्टर हो गया, उधर आपको दिखेगा थोड़ा स्लो डाउन वगैरह, प्रेशर दिखेगा. इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड ऑटो का तो डबल स्टोरी है, एक तो इंटरेस्ट रेट का है, दूसरा ईवी का प्ले है, तो ऑब्वियसली वहां पे तो डबल वैमी है. जैसे कमोडिटी हो गए, वहां पे भी आपको प्रेशर दिखेगा. तो ये सब सेक्टर्स हैं जहां पे आप बेचिंता तो कभी होता नहीं है मार्केट में, बट थोड़ा कंफर्ट के साथ आप शॉर्ट जा सकते हैं इन द इमीडिएट टर्म. तो बेसिकली ये ओल्ड इकोनॉमी में आप कह रहे हैं थोड़ी सी पोजीशंस अनवाइंड की जा सकती हैं. न्यू इकोनॉमी कंपनियों में तिनशॉर जी, आप लोगों की नजरें थी जब ये स्टॉक्स मार्केट में आए थे, उसमें से कुछ अब आपको अट्रैक्टिव लगा है क्या? जी, हमने एक्चुअली लिए थे आफ्टर जैसे ही करेक्शन बिल्ड इन हुए थे. लेकिन हमने देखिए, जब प्लेटफॉर्म कंपनी होती है, आप क्या देखते हो प्लेटफॉर्म कंपनी में? एक तो ये होता है कि कन्वीनियंस प्रोवाइड करे, तो वो देखना चाहिए. दूसरा, कन्वीनियंस तो प्रोवाइड करते हैं, तो लेकिन कैन दे एनकैश दैट कन्वीनियंस, मतलब एज इन जो कंज्यूमर्स हैं वो कन्वीनियंस को के लिए पैसा देंगे कि नहीं देंगे, वो देखना चाहिए. और तीसरा कि रेप्लिकेबल मॉडल है कि नहीं है. अगर जो इजीली रेप्लिकेबल है तो आउट है, और नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बहुत अच्छा है. तो इसलिए हम वैसे ही हमने शॉर्ट लिस्ट की हुई थी कंपनियां जहां हम देख रहे थे, और वहां पे हमने शायद 2 कंपनियां पिकअप की हैं वो सेक्टर में. जैसी प्राइस करेक्शन एक बड़ा सा बिल्ड इन हो गया, एक तो फूड डिलीवरी कंपनी थी और दूसरा एक फिनटेक कंपनी थी जो अपने ही क्षेत्रों में सबसे बड़े हैं शायद. तो इसलिए हमने वो 2 कंपनियां ली हैं, और देखते हैं. अभी थोड़ी बहुत रैली आ गई है, पर हमें लग रहा है कि लॉन्गर टर्म स्टोरी काफी अच्छी बिल्ड इन हो सकती है ये 2 स्टॉक्स में. तो आपने नाम नहीं लिया लेकिन समझ में आ गया, फूड डिलीवरी में जोमेटो है और अपनी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी तो फिर पेटीएम ही है. अच्छा, कुछ देर पहले हम ड्रीम फोक्स का स्टॉक देख रहे थे, ये भी एक रीसेंट लिस्टिंग थी, नियरली 5% अप, और ड्रीम फोक्स पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से भाग रहा है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी होंगी. अगर दिल्ली जाना हो तो तैयार रहिएगा, एक लंबी वेटिंग है, इट्स एब्सोल्यूट केओस. होपफुली वहां पर सिचुएशन एड्रेस होगी, लेकिन वहां से एक अगर चैनल चेक लेकर चले तो क्लियरली
लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, वो पैसेंजर लोड फैक्टर इन एयरलाइंस में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो डोमेस्टिक फ्रंट पर हो या फिर आपके इंटरनेशनल फ्रंट पर। क्या ये एक सेटअप है जहां पर आप शायद एविएशन कंपनियां, यू नो, दीज लाउंज प्लेयर्स लाइक ड्रीम फोक्स या फिर होटल स्टॉक्स में कुछ एक्सपोजर बढ़ाएंगे? क्योंकि एक थीम चली है एंड इट्स बीन अ वेरी गुड थीम फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ 22, लेकिन क्या ये 23 में एक्सटेंड होगी? जी देखिए, एक्चुअली आपने जो बोला, आई थिंक एविएशन का तो स्टोरी अलग है, बिकॉज एक तो अपना पैसेंजर ग्रोथ तो हो ही रहा है, और आप देखिए कि जो टिकट प्राइसेस, अगर जो लास्ट मिनट में आप बुकिंग कर रहे हैं तो वो तो पूरा ही आपका बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं टिकट प्राइसेस हो गए हैं। बट एनीवे, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता है यहाँ पे, बिकॉज मोर ऑफ अ क्रूड लिमिटेड प्ले, और दूसरा लीज वगैरह का इशू होता है, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं लीजेस भी बढ़ जाती है इनकी, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन ड्राई और वेट लीज, तो इसलिए वहां पे थोड़ा कंफर्ट नहीं है। जो आपने दूसरी कंपनी बोली वो एक्चुअली हमने देखी नहीं है ज्यादा ध्यान से, क्योंकि हमें ये लगता है कि लिमिटेड मार्केट है, क्योंकि आपका जो एक्चुअली एविएशन का मार्केट है वो काफी हद तक यूज करता है, वो काफी लिमिटेड मार्केट होता है, तो इसलिए वो हमने ज्यादा ध्यान से देखी नहीं है। और तीसरा आपने जो बोला टिकटिंग कंपनीज वगैरह, वहां पे आप एक्चुअली आप देख लीजिए कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, और बिल्कुल ही कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो इसलिए, और जैसे मैंने बोला कि रेप्लिकेबल मॉडल होता है कि नहीं होता, वो सब देखना चाहिए हमें, तो वो वहां पे हमें लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ बन सकता है, इसलिए वी वुड रादर अवॉइड ऑल 3 राइट नाउ। सो दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और CY23 के लिए अपना आउटलुक दिया। आपको एडवांस विशेष, अग्रिम शुभकामनाएं 2023 के लिए मेरी तरफ से, हर्षदा की तरफ से और पूरे CNBC परिवार की तरफ से। आपको भी 2023 की और आपके दर्शकों को भी थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया। फिलहाल निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18,239 और बैंक निफ्टी करीब 43,144। डे लो की डिरेक्टरी में व्यू ट्रेड करते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।